हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चन साइंस वाले। ठीक है, अब ये जो साइंस वाले क्वेश्चन है मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में लेके आया हूं। अब ये जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाली शिफ्ट में काम में आएंगे जरूर 100%। तो शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले ये बता दूं कि शिफ्ट कौन सी रहेगी, 18 अगस्त रहेगा, शिफ्ट नंबर 1 है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आए गए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो बायोलॉजी है उससे 7 क्वेश्चन है। मतलब सबका जो वेटेज है बराबर का है। मॉडरेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो लेवल था, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में पूछा गया है डोबेनियर का कौन सा त्रिक नियम सही है। अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो यहाँ पर पहला जो ट्रायोड दिया था, त्रिक नियम दिया था, वो दिया था डोबेनियर ने। डोबेनियर ने त्रिक नियम दिया था, सन 1829 में दिया था। आपको डेट, दिनांक याद करनी है। इसके बाद में यहाँ पर डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या था, तो यहाँ पर बोला गया था अगर परमाणु भार को उनके क्रम में अगर आपने जमा दिया ABC, तो यहाँ पर पहले और तीसरे का औसत परमाणु भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तीनों को परमाणु भार के आधार पर जमाया गया तो पहले और तीसरे का परमाणु भार का जो औसत रहेगा वो दूसरे के परमाणु भार के बराबर होगा। तो ये था डोबेनियर का त्रिक नियम। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही था, तो यहां पर आपको याद करना है कि डोबेनियर के 3 त्रिक सही थे। पहला वाला कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और ये रहेगा बेरियम। ये वाला है लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। और अगला वाला है क्लोरीन, ब्रोमीन और ये रहेगा आयोडीन। ये तीनों के तीनों पास हुए। यहां पर इसको याद करने का फॉर्मूला कैसा है वो चीज समझ लो। अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो यहां पर हेलिना की रफ से फरियाद है, हेलिना की रफ से फरियाद। तो यहां पर पहला एलिमेंट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे 3 एलिमेंट है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला वाले 3, तो ये वाला हो गया। यहाँ पर ये लिथियम रहेगा, सोडियम रहेगा, पोटेशियम। ऊपर वाले को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये वाला त्रिक पास हुआ। अगले की बात करें तो यहाँ पर ये रहेगा, आपने हेलोजन तत्व याद किए होंगे। हेलोजन तत्व, तो हेलोजन में आता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एसिटिन आता है। तो यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर भी आपको करना है पहले वाले जो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। फ्लोरीन हटा दिया तो बचा कौन सा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा। दोनों वर्गों में आपने क्या किया, ऊपर वाले को हटा दिया, बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इधर फ्लोरीन को हटा दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर ये वाला देख लो, आप इसको कैसे याद करोगे, तो आपने याद किया ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके से रहेगा। तो आपने यहाँ पर ये वाले 2 एलिमेंट जो रहेंगे उसको एलिमिनेट कर दो, बचा कार, स्कूटर और बाप रहेगा। तो ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और क्या रहेगा, बेरियम। तो ये हो गया आपका डन। शुरुआत वालों में यहाँ पर 1 हटाया, यहाँ पर भी 1 हटाया, लेकिन यहाँ पर आपने 2 एलिमेंट हटा दिए और जो तीनों के तीनों ट्रायोड थे वो पास हो गए। यहाँ पर कौन सा ट्रायोड फेल हुआ, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कौन सा ट्रायोड जो रहेगा फेल हुआ। तो यहाँ पर जो रहेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये जो ट्रायोड था वो ट्रायोड फेल हुआ। इसको अगर आपने याद किया हो, नाना पाटेकर असलम, तो ये जो नाना पाटेकर असलम जो था वो भैया फेल हो गए। आपको इस तरीके से रिलेट करना है, नाना पाटेकर असलम फेल हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन था बायोलॉजी से। पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर होती है। तो फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, वो काम करता है, जो फूड होता है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो भोजन रहेगा वो ऊपर साइड भी जाएगा और नीचे साइड भी जाएगा, इसीलिए जो फ्लोएम का काम रहेगा वो रहेगा द्विदिशात्मक। क्या बोलेंगे, द्विदिशात्मक, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाई डायरेक्शनल फ्लोएम का काम रहेगा। अगर पूछा जाए कि बताओ भाई साहब जाइलम का काम कैसा होगा,
तो जाइलम जो करेगा जल का ट्रांसपोर्टेशन, तो जाइलम क्या करेगा, जड़ से पानी लेगा और ऊपर लेके जाएगा, तो ये रहेगा वन डायरेक्शनल, ऊपर की ओर लेके जाएगा। इसके बाद में और चीजें आपको बता दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आता है जियोट्रॉपिज्म लेके, एक क्वेश्चन जो आता है यहां पर आता है जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म को हिंदी में बोला जाता है गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती। अब यहां पर इसको डिकोड करो, गुरुत्वानुवर्ती मतलब यहां पर शब्द आ रहा है गुरुत्वाकर्षण। तो अगर गुरुत्वाकर्षण में बल पूछूं कि किधर कार्य करेगा, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की द्वारा खींचे जाने वाला बल होता है, जो लगता है पृथ्वी की ओर, मतलब नीचे की ओर लगता है। तो कोई सा भी काम अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो रहा है तो वो नीचे की ओर बल लगेगा। अब अगर पूछा जाए कि बताइए जड़ किस कैटेगरी में आती है, गुरुत्वानुवर्ती की बात करो तो यहां पर एक पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव होता है। तो जो जड़ रहेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है, ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये जो जड़ रहेगा वो कहां बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, और गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो यहां पर जो जड़ें हो जाएंगी वो हो जाएगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका उल्टा अगर पूछा जाए कि जो तना है, तना ऊपर की ओर बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन तना बढ़ रहा है ऊपर, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम हुआ तो ये जो काम रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा तना जो रहेगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षणवर्ती क्या हो जाएगा। अगला इसी के जैसा सेम टू सेम एक चीज और है, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, ये होता है प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती। तो यहां पर भी रिलेट करना है, जो सूर्य है वो कहां है, वो ऊपर की साइड में है, तो जो चीजें ऊपर की साइड बढ़ेगी वो प्लस में रहेगा, वो जो चीजें नीचे की साइड बढ़ेगी वो माइनस में रहेगा। अब पहली बात करूं मैं जड़ की, जड़ नीचे बढ़ती है, सूर्य ऊपर होता है, तो यहां पर जो रूट रहेगी, तो रूट जो रहेगी वो रहेगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जड़ क्या रहेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसके विरुद्ध अगर पूछा जाए तना या शाखाएं कैसी बढ़ेगी, तो तना शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये जो रहेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। आया कि नहीं आया, प्रकाश के सापेक्ष ऊपर बढ़ रहा है, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से फिर पूछा गया, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन के कितने भाग हैं। तो ब्रेन के भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा वाला मध्य मस्तिष्क, और तीसरा वाला जो होता है पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, तो यहाँ पर 3 भाग रहेंगे, लेकिन मेनली पूछा जाए तो 2 भाग रहेंगे। एक रहेगा सेरिब्रम और दूसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा डाई एनसेफेलॉन, डाई एनसेफेलॉन, ये रहेगा दूसरा वाला भाग। इसी के 2 भाग हैं, एक भाग रहेगा थैलेमस और दूसरा वाला रहेगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन यहां से अगला बनेगा कि बताइए सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन से मस्तिष्क के भाग हैं। तो ये रहेगा अग्र मस्तिष्क का भाग। किसका भाग रहेगा, अग्र मस्तिष्क का भाग। तो यहां पे देख लो, ये है थैलेमस, ये वाला थैलेमस रहेगा, ये वाला जो बाहर वाला आवरण दिख रहा होगा आपको पिंक कलर का, ये पूरा का पूरा जो रहेगा सेरिब्रम रहेगा, और इसके नीचे थैलेमस और ये यहीं पे रहेगा हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस किसके भाग रहेंगे, अग्र मस्तिष्क का भाग रहेगा। अगला है मध्य मस्तिष्क, इसे बोला जाता है लघु मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क। और यहां पर इसके भाग होते हैं 4, आगे 2 देखने के लिए, पीछे 2 सुनने के लिए। तो आगे वाले किसके लिए, देखने के लिए, और पीछे वाले अगर मैंने बोला तो यहां पर ये भाग 2 रहेंगे सुनने के लिए। तो देखने और सुनने के लिए काम में आता है, इसीलिए मध्य मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल लोब। ये भी आप लिख के लेना कि इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल लोब।
इसके बाद में यहाँ पर तीसरा वाला है पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पर ऊपर जगह दिख रही है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर पश्च मस्तिष्क के दो भाग रहेंगे, एक रहेगा सेरिबेलम और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे, सेरिबेलम मेडुला ओब्लांगेटा किसका भाग रहेगा? तो वो रहेगा पश्च मस्तिष्क का भाग। तो यहां पर दिख रहा होगा, या नीचे जो हिस्सा है ये पोन्स है, ये वाला भाग पोन्स रहेगा, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये रहेगा सेरिबेलम। सेरिबेलम ये वाला जो हिस्सा है ये रहेगा मेडुला ओब्लांगेटा और ये वाला जो भाग रहेगा नीचे वाला जो रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा रहता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगा वो जुड़ा रहेगा मेडुला ओब्लांगेटा से। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा यहीं पे क्या रहेगा? मेडुला ओब्लांगेटा, और ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अग्र सेरिब्रम, डायंसफिलॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लघु में जो रहेगा, मध्य में जो रहेगा वो लघु कहलाएगा, सुनने के लिए, देखने के लिए सबसे छोटा रहेगा, इसी को बोलेंगे हम लोगों ऑप्टिकल लोब बोलेंगे। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पे रहेगा सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिब्रम को क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा भाग बोलेंगे। अग्र मस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग बोलेंगे। सेरिब्रम रहेगा मतलब चिंतन वाला और बुद्धि वाला। सेरिबेलम जो रहेगा वो रहेगा आपका मूवमेंट वाला, गति वाला और बैलेंस वाला। सेरिबेलम जो करेगा वो काम करेगा बैलेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें देख ली हम लोगों ने। इसके बाद में अगला क्रियाशीलता, फिजिक्स वाला। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो क्रम रहेगा के नाली, ये याद किया, के नाली। अगला वाला सीएम रहेगा, अगला वाला जो रहेगा सीएम रहेगा। सीएम मतलब ये कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगला रहेगा ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड मतलब एल्यूमिनियम, वो रहेगा जिंक रहेगा। केनाली, सीएम, कैल्शियम मैग्नीशियम, ए टू जेड, एल्यूमिनियम जिंक। यहाँ पे रहेगा लोहा और साथ में रहेगा लेड। तो लोहा के बाद में क्या आएगा? लेड आएगा। फिर अगला वाला हाइड्रोजन रहेगा और इसके बाद में रहेगा CHHA मतलब CuHg Ag और ये रहेगा AuCHAA मतलब कॉपर, मरकुरी, चांदी, सोना। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। के नाली, सीएम, ए टू जेड, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, चांदी और सोना। यहाँ पर ये जो क्रम दिख रहा है आपको, ये वाला जो क्रम रहेगा नीचे की ओर जो रहेगा घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो यहाँ पर पोटेशियम जो रहेगा सबसे क्रियाशील धातु रहेगी। यहाँ ऑप्शन में दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड। कौन सा ऑप्शन पहले दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम। इन सब में पहले नंबर पे क्या रहा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। कैल्शियम की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन अगर बना तो आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये आपको फेवरेट क्वेश्चन है फिजिक्स का। 746 वाट रहेगा। क्वेश्चन आता है वाट किसका मात्रक है? तो वाट मात्रक है शक्ति का, पावर का। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? तो शक्ति का फॉर्मूला रहेगा कार्य बटे में समय। क्या रहेगा? कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक रहता है वाट रहता है, कार्य का मात्रक जूल रहता है, बटे में क्या रहेगा? समय रहेगा। अगर आप सीधे वाट गुणा में समय कर दोगे तो यहां पर आएगा जूल। ये वाला भी पूछ सकते हैं। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? तो वॉट इंटू सेकेंड जो होता है आपका जूल होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। अगला वाला जो रहेगा कार्य का पूछे, ऊर्जा का पूछे या ऊष्मा का मत पूछे तो मात्रक क्या रहेगा? जूल रहेगा। अगला वाला विद्युत धारा के लिए क्या बोलेंगे? तो विद्युत धारा का एम्पियर आपको पता होगा, ये आपका एम्पियर हो गया। ताप का रहेगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का रहेगा कैंडेला, कोण का रहेगा रेडियन, ठोस कोण का रहेगा स्टेरेडियन और बल का रहेगा न्यूटन, या फिर इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में रिपीट हुआ है कि बताइए प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा? तो जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है। यदि लंबाई 3 गुना तथा क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है L/A।
लंबाई के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, तो लंबाई का 3 गुना, मतलब ये 3L हो गया। एरिया जो रहेगा उसका आधा, तो मैंने बोला एरिया का आधा कर दूं मैं इस तरीके से, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से 3L बटे में A, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एल इंटू 2, ये हो जाएगा 6L अपॉन में A। तो ये जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा सही, मतलब कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन ये रहा लेंस से, या सॉरी दर्पण से रहा। दर्पण में क्वेश्चन क्या है, दर्पण में यही रिपीट हुआ। आर तथा एफ के बीच में क्या संबंध है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या रहेगा। एफ बराबर क्या रहेगा, एफ बराबर रहेगा फोकस दूरी रहेगा। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणा में फोकस दूरी। यहाँ C दिख रहा है, यहाँ P दिख रहा है, तो C और P के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और अगला वाला F मतलब फोकस है और ये P है, फोकस और P के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुणा में 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री वाला, ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही रासायनिक सूत्र का चयन करो। सारे के सारे रासायनिक सूत्र याद करके चले जाओ। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या रहेगा, CaOCl2, क्या बोलेंगे, CaOCl2। इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये रहेगा इसका सूत्र, नाम रहेगा। अब यहां पर CaOH का होल ट्वाइस Cl2 से क्रिया करा तो बन गया CaOCl2, इसको मैंने Cl2 पढ़ दिया, प्लस H2O। तो ये जो चीज है ये क्या है, तो यहां पर मैंने बोला कि ये रहेगा आपका बिना, सॉरी ये जो रहेगा ये रहेगा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा बिना बुझा हुआ चूना। यहां पर क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा तो ये बन गया CaOCl2, मतलब ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये H2O हो गया, पानी हो गया। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, यहां पर बुझा हुआ चूना था, अगला पूछ ले बिना बुझा चूना, ये जो रहेगा वो रहेगा बिना बुझा चूना। क्रिया करेगा क्लोरीन के से तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पढ़ लो। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या क्या हैं, तो यहाँ पर उपयोग में कीटाणुनाशक है, कागज कपड़ों में विरंजक के रूप में, और इसका रासायनिक सूत्र बता दिया CaOCl2। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री से फिर, ऑक्सीजन का हटना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो यहां पर आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, प्लस आवेश का बाहर जाना, माइनस आवेश का अंदर जाना। तो ये जो प्रोसेस रहेगी, ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। एक पॉइंट याद कर लिया आपने। अब इसी का अगर उल्टा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन। तो ऑक्सीकरण ये हो गया जुड़ना, तो मैंने बोला इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, धन आवेश का जुड़ना अपचयन, ऋण आवेश का निकलना अपचयन। तो ये हो गया डन। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं। तो यहां दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे H2O2, मतलब इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला पॉइंट, जल में 88.9%, 88.89% ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में 94.12। तो यहां पर 89.88, 88.89 और यहां पर रहेगा 94.12%। तो ये हो गया डन। आगे बढ़ें, अगला वाला पॉइंट, अगला वाला क्वेश्चन बायोलॉजी से, पौधे किस समय अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण से, तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, पानी लेंगे और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल के साथ में, क्लोरोप्लास्ट के साथ में क्या बनाएगा, C6H12O6 बनेगा और साथ में H2O निकलेगा और साथ में आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी, यहाँ पे 6 पानी और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। इस तरीके से ये संतुष्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कब बनेगा, तो दिन के समय प्रकाश उपस्थित होता है, तो यहाँ पर दिन में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा बनेगा। रात्रि में क्या बनेगा, कम बनेगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये वाला कि बताइए सबसे ज़्यादा जो भोजन बनता है वो बनता है रेड कलर से, ये आंसर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ पे बताइए कि भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो वो जो हरित लवक के कौन से हिस्से में, ये हरित लवक अगर मैं बना दूं तो हरित लवक के कौन से हिस्से में जो भोजन है वो बनेगा। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, स्ट्रोमा, ग्रेनम, लेथेला, कैरोटिनॉइड। ये 4 ऑप्शन भी दे दिए, वो मैंने पूछ लिया क्वेश्चन कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन कौन से हिस्से में बनेगा। कमेंट करिए प्लीज। अगला वाला, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अजैविक घटक प्रकृति का है। तो यहां पर अजैविक घटक पूछा है, तो आपको पहले तो जैविक घटक पता होना चाहिए। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आएगा मनुष्य आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, साथ में डीकम्पोजर आ जाएगा। तो ये जैविक कारक हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। अजैविक मतलब जीवन नहीं पाया, तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से था मिट्टी। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अजैविक कारक वो भी कौन सी कैटेगरी में, भौतिक कारक। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो रहेंगे वो रहेंगे आपके अजैविक घटक। जैविक में अकार्बनिक तो पढ़ लिया, कार्बनिक पढ़ लें, जिसमें कार्बन होता है वो भी जैविक, तो यहाँ अजैविक, तो यहाँ आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड रहेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं अजैविक घटक है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन पूछा है जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बकायदा एक बराबर पूछा जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, जनरेटर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद कर लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी लेके आया आपके लिए कि यहाँ क्वेश्चन आता है एसी डीसी दोनों पर कौन कौन काम करता है। तो ओम का नियम और संधारित्र दोनों को दोनों एसी और डीसी दोनों पर काम करेंगे। ओम का नियम रेखीय एवं द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है, रेखीय भी रहेगा और 2 दिशात्मक में काम भी करेगा, 2 दिशाओं में। इसके बाद में लिखा हुआ है प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर ही ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम किस पे लागू होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो किस पे बनेगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, संधारित्र कैपेसिटर, प्रेरकत्व, इन सभी पे क्या करेगा, ओम का नियम लागू होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा जागरूकता के लिए। आगे क्वेश्चन, सही सुमेलित करिए। तो सही सुमेलित करने में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से था कि सूचक दिए हुए थे, आपको सुमेलित करना था। तो यहाँ पर जो लौंग और प्याज रहेगा घ्राण संवेदी रहेगा, मतलब इसकी नाक से आप संवेदना कर सकते हो, सूंघ सकते हो। मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, तो ये बताएगा अम्ल और क्षार में अंतर बताएगा, अम्ल है या क्षार है। इसी के संदर्भ में एक डेफिनेशन लेके आया हूं, वे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता है ये घ्राण संकेतक कहलाते हैं। तो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में बदलेगा तो घ्राण संकेतक कहलाएंगे। उदाहरण की बात करें तो वेनिला घ्राण संकेतक के उदाहरणों में से एक है, क्योंकि जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो अपनी गंध खो देता है, अम्लीय विलयन में यह अपनी गंध को बरकरार रखता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेनिला जो रहेगा आपका जो रहेगा घ्राण संवेदी है, जिसको अम्लीय क्षारीय पर मतलब फर्क पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर आता है लाइकेन का।
तो यहां पर लाइकेन जो रहेगा वायु प्रदूषण संकेतक होता है, आपने पढ़ा होगा, वायु प्रदूषण संकेतक होता है। इसके बाद में केचुआ होता है, जैविक संकेतक रहेगा, केचुआ जो रहेगा जैविक संकेतक रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, अवतल लेंस फिक्स कर लिया है रेलवे ने, अवतल लेंस में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बराबर। तो अवतल लेंस हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे टर्म्स, मतलब कितनी कितनी स्थितियां होती है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण याद कर लो, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी है तो सीधा तो बनेगा ही बनेगा, ये चीज याद कर लो। इसके अलावा अगर पूछ ले अवतल दर्पण उत्तल लेंस, इन दोनों में बनने वाला इमेज कैसा बनेगा, तो यहां जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक स्थिति नंबर 1 से लेके स्थिति नंबर 5 तक, जो बताया था मैंने आपको। वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। फोकस है तो कहां बनेगा, अनंत में बनेगा। अनंत है तो कहां बनेगा, फोकस बनेगा। वक्रता केंद्र पर है तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही वाला, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि आपतन कोण 45 डिग्री, माध्यम में अपवर्तन कोण 30 डिग्री। तो यहां पर पूरा का पूरा मैंने बताया था आपको कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगी, और इसी को बोलेंगे अपवर्तन। प्रकाश के सारी घटनाओं पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर ये नहीं आता है तो पढ़ लीजिए वो वाला। यहां पर एक माध्यम है, ये वाला दूसरा माध्यम है, तो यहां पर सीधे नहीं गया, ये क्या हुआ, उसका अपवर्तन हुआ। तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा अपवर्तन कोण, और ये जो रहेगा यहां से यहां तक ये रहेगा आपतन कोण। आपतन कोण को शो करूंगा मैं साइन आई से, परावर्तन कोण जो रहेगा वो रहेगा साइन आर। तो यहां पर स्नेल भाई साहब ने एक नियम दिया था कि स्नेल का जो नियम है ये रहेगा साइन आई बटे में साइन आर, आपतन कोण बटे में रहेगा अपवर्तन कोण, एक रेशो में रहेंगे। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। तो यहां पर साइन आपतन कोण का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अपवर्तन कोण का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 45 बटे में साइन 30, बाकी तो आप कर लेंगे। यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, तो इसका मतलब होता है 1/2 होता है। कर लो इसको। अब ये 1/√2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो यहाँ पे √2 से यहाँ पर ये 2 है तो √2 गुणा में √2 कर दो इसको, तो ये एक √2 से एक √2 कट गया, तो आंसर आएगा √2। तो ये वाला जो आंसर रहेगा वो हो गया सही। तो इसका जो आंसर रहेगा √2, स्नेल का नियम। आगे बढ़े, अगला वाला क्वेश्चन रासायनिक नाम से, फिर से खाने के सोडा का रासायनिक समीकरण क्या है। तो खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला लिखा हुआ है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। इसी प्रकार से सारे याद करना है। सोडियम कार्बोनेट और 10H2O जो रहेगा वो रहेगा आपका धावन सोडा। यहां पर सोडा ऐश रहेगा, वो रहेगा सोडियम कार्बोनेट। बिना पानी वाला सोडा ऐश, पानी वाला धावन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां पर भी हाइड्रोक्साइड वर्ड लग गया तो वहां पे आएगा कास्टिक, तो रहेगा कास्टिक सोडा। चिली सॉल्ट पीटर, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, क्या रहेगा, सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर। इसी प्रकार से एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और एक इसका भाई होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, और ये जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये होता है सोडियम नाइट्रेट। इसी को मैंने ट्रिक से बोला है, ये है सोना, ये है पोना, और ये रहेगा सीना। सोना पोना सीना, सोना को बोलेंगे चिली सॉल्ट पीटर, पोना पोटेशियम नाइट्रेट को बोलेंगे यहां पर शोरा
या फिर नाइटर। और जो सीना रहेगा, जॉन सीना, इसे बोलेंगे लुक्का। लुक्का का मतलब क्या होता है? लुक्का होता है लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। लूनर कास्टिक अगर पूछे कि इसका यूज कहां पर होता है, तो ये चीज और याद कर लो कि इसका यूज होता है मतदान के समय। जो अंगूठे पर जो निशान लगाते हैं, उंगली पर जो निशान रहेगा, वो क्या रहेगा आपका? लूनर कास्टिक, लुक्का या सीना। इसके बाद में यहां पर ये जो लूनर कास्टिक है, इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कारण क्या रहेगा? इसका कारण रहेगा ये प्रकाश से क्रिया कर लेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रंगीन बोतलों में रखते हैं इसको। आगे बढ़े तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट। सुहागा, तो सुहागा फॉर्मूला क्या रहेगा? Na2B4O7 10H2O, तो ये रहेगा Na2B4O7 10H2O। ग्लोबल सॉल्ट की बात करें तो ये जो रहेगा आपका सोडियम सल्फेट 10H2O, और साधारण नमक रहेगा जो रहेगा सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, याद कर लेना भैया, सिंपल सी चीज है टेबल सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा फिजिक्स से। 3 ओम के समतुल्य प्रतिरोध त्रिभुज का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, वो भी त्रिभुज के रूप में। तो यहां पर ये जो दो हैं, ये आपस में कौन से क्रम में रहेंगे? तो ये आपस में रहेंगे श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर जो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 R3। तो फॉर्मूला जोड़ दो, 3 कम 3 और 3 6, 3 और 3 हो गया 6, तो ये हो गया 6 ओम रहेगा। इस तरीके से आप बन जाएगा, इस तरीके से ये। अब यहां पर ये जो हो गया, ये हो गया 6 ओम हो गया, और नीचे वाला भाई साहब था 3 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से बढ़ाएंगे इसको। यहां पर इसको जोड़ दो, 1/6 धन 1/3 जोड़ के आंसर ले आएंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो मेरा 6 आएगा। यहां पर 1 आएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, तो ये 3/6, मतलब हो गया 1/2। तो जो 1/2 आया है वो किसका मान आया है? तो वो मान आया है भाई साहब 1/R का। अभी R का वैल्यू नहीं आया है, यहां पर ये गलती होती है। तो R का जो वैल्यू आया है वो आएगा 2। 1/R को पलटा दोगे तो R बराबर 1/2 का हो जाएगा 2। तो 2 रहेगा राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पूछा गया है चुंबकीय रेखाओं से। सिंपल क्वेश्चन होता है कि यहां पर N ध्रुव रहेगा, यहां पर S ध्रुव रहेगा। बाहर अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की बात करें तो ये जाएगा N से लेके S की ओर, यहां पर भी N से S, इधर भी रहेगा N से S की ओर। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंदर चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी, तो यहां पर हो जाएगा उल्टा। यहां N और S था तो उल्टा क्या हो जाएगा? S और N हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर बोला गया है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती, तो ये कभी भी यहां पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये पॉइंट याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया मैंने कि बताइए, क्वेश्चन अगर आ गया कि लाउड स्पीकर दिशा सूचक गैल्वेनोमीटर में कौन से प्रकार का चुंबक का यूज होता है, तो यहां पर जो रहेगा परमानेंट मैग्नेट, मतलब होता है स्थायी चुंबक, परमानेंट वाला। अगला वाला विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, डायनेमो, इसमें कौन से चुंबक का यूज होगा, तो यहां पर होगा अस्थाई, मतलब टेम्परेरी मैग्नेट रहेगा। इसके बाद में यहां पर क्वेश्चन आता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का यूज होता है, तो यहां पर हो जाएगा इस्पात का यूज होगा। और नर्म लोहे से कौन सा चुंबक बनाते हैं, तो नर्म लोहे में अस्थाई। एक बार फिर से, लाउड स्पीकर, दिशा सूचक, गैल्वेनोमीटर स्थायी चुंबक, विद्युत घंटी, डायनेमो अस्थायी चुंबक, इस्पात मतलब स्थायी, और नर्म लोहा मतलब अस्थायी। क्लियर हो गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा अदिश राशि होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है सदिश राशि, ये याद कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है। एसआई मात्रा पूछे चुंबकीय क्षेत्र का तो आ जाएगा टेस्ला, और सीजीएस मात्रा पूछे तो रहेगा गॉस रहेगा। तो यहां पर टेस्ला बराबर क्या होता है, तो टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस।
आया कि नहीं आया। टेस्ला बराबर जो रहेगा 10⁴ गॉस रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जाएगा तो रहेगा वेबर या फिर बोलेंगे मैक्सवेल। वेबर या फिर क्या बोलेंगे, मैक्सवेल। अगला वाला पॉइंट है फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या रहेगा, तो ये रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले सदिश राशि याद करके जाओ। अगला क्वेश्चन ये वाला लेंस से फिर आया क्वेश्चन। जब कोई वस्तु लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, कहां बना रही है, f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। अभी बताया मैंने, संबंध फोकस का रहेगा अनंत से, अनंत का रहेगा फोकस से। मतलब अगर वस्तु को अगर आपने f पे रखा, बनने वाला इमेज बनेगा अनंत पे। अगर आपने वस्तु को अनंत पे रखा तो बनने वाला जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर C और C का रिलेशन होता है। अगर किसी वस्तु को अगर आपने वक्रता केंद्र पर रखा तो बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मॉस और फर्न। याद कर लो, मॉस और फर्न जो रहेगा बीजाणु निर्माण करेगा। तो अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलेंगे हम, बीजाणु बोलेंगे। तो ये हो गया डन। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, तो यह रहेगा मोर्स और फन। आगे वाला अगला क्वेश्चन, तो आगे हो गया डन। ठीक है, तो 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, लगभग 20 क्वेश्चन मिले थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में लेके आया हूँ। तो ये जो चीज़ें अगर आपको पीडीएफ के जरिए चाहिए तो आप पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपका पेपर फेज 2 या फेज 3 में होने वाला है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सारे के सारे करवाने वाला हूँ और करवा ही रहा हूँ। तो ये वीडियो सीरीज में अगर आप बने रहे तो आप में आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वहाँ से कोई सा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलो ठीक है, अगला जो मतलब टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर बने रहिए। कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर भोजन बनता है। लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए लल्लन टॉप एसएससी रेलवे में। बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप, सलाम सभी को, धन्यवाद।